नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें आज की हेडलाइन। गल्फ स्ट्रीम को लेकर वैज्ञानिकों में चिंता, बताया गल्फ स्ट्रीम को कमजोर, पूरी दुनिया की सेहत टिकी है गल्फ स्ट्रीम पर। राष्ट्रपति ने दिए 69वें नेशनल फिल्म अवार्ड, बेस्ट एक्टर अल्लू अर्जुन और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड आलिया भट्ट और कृति सेनन को। वहीदा रहमान को मिला दादा साहेब फाल्के अवार्ड। और सरोगेसी से रिलेटेड मामला सुर्खियों में, महिला की वैवाहिक स्थिति पर सवाल, कानून सिंगल अविवाहित महिला को नहीं देता लाभ। आइए खबरों की शुरुआत करें। हाल ही में हुई एक स्टडी से गल्फ स्ट्रीम सुर्खियों में है। गल्फ स्ट्रीम एक ओशन करंट या फिर महासागरीय धारा है। जब किसी महासागर का पानी एक निश्चित दिशा में बहता है तो इसे ओशन करंट कहते हैं। स्टडी में बताया गया है कि गल्फ स्ट्रीम कमजोर हो रही है। स्टडी में यह भी बताया गया कि पिछले 4 दशकों में फ्लोरिडा जलडमरू मध्य यानी फ्लोरिडा स्ट्रेट से गर्म पानी का प्रवाह 4% धीमा हो गया है। चलिए आपको जल्दी से गल्फ स्ट्रीम के बारे में बताते हैं। गल्फ स्ट्रीम उत्तरी अटलांटिक महासागर की एक गर्म स्ट्रीम है, मतलब इसका पानी गर्म होता है। इस ओशन करंट की शुरुआत गल्फ ऑफ मैक्सिको से होती है, इसलिए इसे गल्फ स्ट्रीम कहते हैं। यह स्ट्रीम मैक्सिको की खाड़ी से पश्चिमी यूरोप के पश्चिमी तट तक जाती है। गल्फ स्ट्रीम एक बहुत बड़ा सिस्टम है। इस सिस्टम के 3 पार्ट हैं। पहला पार्ट है फ्लोरिडा स्ट्रीम। फ्लोरिडा स्ट्रीम फ्लोरिडा स्ट्रेट से हैटरस अंतरीप के बीच बहती है। 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास एंटिलीज की गर्म जलधारा इसमें आकर मिलती है। गल्फ स्ट्रीम सिस्टम का दूसरा पार्ट है गर्म गल्फ स्ट्रीम। फ्लोरिडा की धारा जब एंटिलीज धारा से मिलकर हैटरस अंतरीप से ग्रैंड बैंक के बीच बहती है तो उसे वहां गर्म गल्फ स्ट्रीम कहा जाता है। 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास लेब्राडोर की ठंडी धारा गल्फ स्ट्रीम से मिलती है, जिससे यहां टेम्परेचर का इन्वर्जन हो जाता है और न्यू फाउंडलैंड के पास घना कोहरा होता है। यहां पर पछुआ हवाओं और पृथ्वी के डिफ्लेक्शन फोर्स के कारण गल्फ स्ट्रीम पूर्व की तरफ मुड़ जाती है। यहां इसे नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट कहा जाता है। यह 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 45 डिग्री पश्चिमी देशांतर के पास कई ब्रांचेज यानी कई शाखाओं में डिवाइड हो जाती है। इसकी एक ब्रांच उत्तर पूर्व दिशा की ओर बढ़ती है, जो कि नॉर्वे की धारा और इरमिंगर की धारा में बढ़ जाती है। वहीं पूर्व दिशा की शाखा रेनेल धारा और कनारी धारा में बढ़ जाती है। अब आपने गल्फ स्ट्रीम की जियोग्राफी को समझ लिया है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि गल्फ स्ट्रीम के कमजोर पड़ने से फर्क क्या पड़ेगा। तो आपको बता दें कि इसका दुनिया भर की जलवायु पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। दरअसल गल्फ स्ट्रीम थर्मोहेलाइन परिसंचरण का केवल एक छोटा सा पार्ट है। थर्मोहेलाइन परिसंचरण का मतलब है समुद्री धाराओं का एक वैश्विक कन्वेयर बेल्ट। यह दुनिया भर में कार्बन, ऊष्मा, पोषक तत्व और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करती है। साथ ही तूफान जैसी गतिविधि और समुद्र के स्तर को कंट्रोल करने में भी मदद करती है। वैज्ञानिकों के अनुसार जैसे जैसे पृथ्वी की जलवायु गर्म होती है, उच्च अक्षांशों की बर्फ की चादर तेजी से पिघलती है, जिससे ठंडा और ताजे पानी का एक बड़ा प्रवाह महासागरों में फैल जाता है। इससे संभवतः गल्फ स्ट्रीम धीमी हो जाती है। हाल ही में दिल्ली में आयोजित 69वें नेशनल फिल्म अवार्ड समारोह में सभी विजेताओं को पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेशनल फिल्म अवार्ड के विजेताओं को देश के राष्ट्रपति सम्मानित करते हैं। इस बार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विजेताओं को सम्मानित किया। इसका आयोजन सूचना और प्रसारण मंत्रालय की ओर से किया जाता है। आपको बता दें कि नेशनल फिल्म अवार्ड के विजेताओं को 2 कैटेगरी में रखा जाता है। इसके हिसाब से उन्हें प्राइज मनी और खिताब भी दिया जाता है। ये 2 कैटेगरी हैं, स्वर्ण कमल और रजत कमल। स्वर्ण कमल विजेता को ज्यादा प्राइज मनी मिलती है, जबकि रजत कमल विजेता को कम मिलता है। स्वर्ण कमल कैटेगरी में बेस्ट फीचर फिल्म इंदिरा गांधी अवार्ड, बेस्ट चिल्ड्रन फिल्म दादा साहेब फाल्के अवार्ड आते हैं। वहीं रजत कमल कैटेगरी में नरगिस दत्त अवार्ड, सामाजिक मुद्दों पर बनी बेस्ट फिल्म, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड और अन्य अवार्ड दिए जाते हैं। गौरतलब है कि दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित विजेता को प्राइज मनी के साथ साथ प्रशस्ति पत्र और शॉल भी दिया जाता है। चलिए जल्दी से जान लेते हैं कि 2023 के नेशनल फिल्म अवार्ड के विजेताओं के बारे में क्या सूचनाएं हैं। बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड सरदार उधम और रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट्स को मिला। बेस्ट एक्टर अल्लू अर्जुन और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला आलिया भट्ट और कृति सेनन को।
बेस्ट डायरेक्शन का अवार्ड निखिल महाजन को मराठी फिल्म गोदावरी के लिए मिला। नरगिस दत्त अवार्ड राष्ट्रीय एकता के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म को मिलता है। इस बार ये अवार्ड द कश्मीर फाइल्स को मिला। वहीं दादा साहब फाल्के अवार्ड अभिनेत्री वहीदा रहमान को मिला। आगे बढ़ें उससे पहले आप सबके लिए जरूरी सूचना। स्टडी IQIS हिंदी की टीम ने P2I यानी प्रीलिम्स टू इंटरव्यू का नया फाउंडेशन कोर्स शुरू किया है। इस बैच की शुरुआत 23 अक्टूबर 2023 को हो रही है। ये बैच इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश तीनों ही भाषाओं में एक ही समय पर शुरू किया जा रहा है। इस P2I न्यू फाउंडेशन कोर्स में एक नया फीचर ऐड किया गया है। आप इसे 3 कैटेगरी सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम में खरीद सकते हैं। सिल्वर कैटेगरी में कोर्स की वैधता 18 महीने, गोल्ड में 30 महीने और प्लेटिनम में 42 महीने तक रहेगी। कोर्स में डिस्काउंट हासिल करने के लिए आपको अमृत लाइव कोड का इस्तेमाल करना है। कोर्स के प्राइस 23,999 रुपए से शुरू हो रहे हैं। हाल ही में सरोगेसी से रिलेटेड एक मामला सुर्खियों में है। दरअसल एक 44 वर्षीय एकल अविवाहित महिला ने सरोगेसी अधिनियम की धारा 2(1)(s को चुनौती दी है। अब आपके मन में सवाल आया होगा कि सरोगेसी एक्ट की धारा 2(1)(s क्या है। तो आपको बता दें कि सरोगेसी विनियमन यानी सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट 2021 की धारा 2(1)(s के तहत उसी इच्छुक महिला को सरोगेसी का लाभ मिल सकता है जो एक भारतीय महिला हो, 35 से 45 साल के बीच की हो और विधवा या तलाकशुदा हो। दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र से पूछा कि सरोगेसी कानून में सरोगेसी का लाभ उठाने के लिए किसी महिला की वैवाहिक स्थिति एक पैमाना क्यों है। उन महिलाओं का क्या होगा जो अनमैरिड हैं और बच्चे की चाहत रखती हैं। फिलहाल कोर्ट ने इस मामले पर अपना फैसला नहीं सुनाया है। तो चलिए हम आसान भाषा में समझते हैं सरोगेसी से संबंधित इस पूरे कॉन्सेप्ट को। देखिए, सरोगेसी का सीधा सा मतलब होता है किराए की कोख। कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसमें कोई व्यक्ति या कपल बच्चा पैदा नहीं कर पाता, तो तकनीक की सहायता से महिला के अंडाणु और पुरुष के शुक्राणु को किसी अन्य महिला के गर्भ में डाल दिया जाता है और ये महिला उस बच्चे को जन्म देती है। जो महिला बच्चे को जन्म देती है उसे सरोगेट मदर कहते हैं। सरोगेसी कानून के तहत सरोगेसी की सुविधा केवल निसंतान भारतीय मैरिड कपल के लिए उपलब्ध है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सरोगेसी के 2 प्रकार होते हैं। एक है परोपकारी सरोगेसी। इसमें गर्भावस्था के दौरान हॉस्पिटल का खर्चा और बीमा कवरेज के अलावा सरोगेट मां को अन्य किसी प्रकार का पैसा नहीं दिया जाता। सरोगेसी का दूसरा प्रकार है कमर्शियल सरोगेसी। इसमें चिकित्सा व्यय यानी चिकित्सा का खर्च और बीमा कवरेज के अलावा सरोगेट मां को मौद्रिक मुआवजा या इनाम दिया जाता है। सरोगेसी अधिनियम में वाणिज्यिक सरोगेसी पर प्रतिबंध है। कानून केवल परोपकारी सरोगेसी की अनुमति देता है जहां कोई पैसे का आदान प्रदान नहीं होता। साथ ही सरोगेट मां बच्चे की इच्छा रखने वालों से आनुवंशिक रूप से संबंधित होनी चाहिए। सरोगेसी के मामले पर आपको एक अन्य कानून की जानकारी होनी चाहिए। यह है सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी यानी ART रेगुलेशन एक्ट 2021। ART एक्ट में वो सभी प्रोसेस आते हैं जिनसे मानव शरीर के बाहर शुक्राणु और अंडाणु से बच्चा पैदा किया जाता है, जैसे IVF। इस कानून के तहत मैरिड कपल, लिव इन पार्टनर, सिंगल महिला और विदेशी भी इसका लाभ उठा सकते हैं। एक तरफ मिडिल ईस्ट में विनाश लीला चल रही है और दूसरी तरफ फार ईस्ट में चीन अपनी महत्वाकांक्षी विकास लीला की 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। हाल ही में मिडिल ईस्ट में गाजा में एक हॉस्पिटल पर हमला हुआ। इस पर अमेरिका के प्रेसिडेंट ने कहा कि यह हमला इजराइल की तरफ से नहीं हुआ है और दूसरी तरफ रूस के प्रेसिडेंट पुतिन ने चीन की बेल्ट एंड रोड पहल की 10वीं वर्षगांठ को मनाने के लिए चीन पहुंचने का फैसला लिया, इसलिए वो चीन पहुंच गए। आइए बात करते हैं BRI या बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की। चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने 2013 में कजाकिस्तान और इंडोनेशिया के दौरे पर इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को दुनिया के सामने रखा था। प्राचीन काल में चीन से मिडिल ईस्ट और यूरोप तक सिल्क रोड व्यापार मार्ग काफी प्रचलित था। इसके जरिए व्यापार तो होता ही था, लेकिन साथ ही साथ विभिन्न संस्कृतियां भी आपस में जुड़ गई थीं। मोटे तौर पर देखें तो आप BRI को प्राचीन सिल्क रोड का 21वीं सदी का मॉडर्न संस्करण बोल सकते हैं। 2013 में लॉन्च किए जाने के बाद से बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत एशिया, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और पूरे एशिया में पुलों, बंदरगाहों, राजमार्गों, बिजली संयंत्रों और दूरसंचार परियोजनाओं के निर्माण में सैकड़ों अरब डॉलर खर्च किए गए। इन परियोजनाओं के लिए चीनी विकास बैंक ऋण देते हैं और चीन अपनी तकनीक देता है। इसका ताज़ा उदाहरण इंडोनेशिया में चीनी हाई स्पीड रेलवे की शुरुआत है। चीनी सरकार का कहना है कि इस पहल ने 3000 से अधिक परियोजनाएं शुरू की हैं और लगभग $1 ट्रिलियन का निवेश किया है।
अभी तक कुल 152 देशों ने चीन के साथ BRI समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। हालांकि समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला एकमात्र पश्चिमी यूरोपीय देश इटली है, जिसकी अगले साल तक समझौते से बाहर होने की उम्मीद की जा रही है, क्योंकि इटली ने ऐसी घोषणा कर रखी है। BRI एक वैश्विक शक्ति के रूप में चीन के उदय का एक स्पष्ट प्रतीक बनकर उभरा है, लेकिन BRI का आलोचनाओं से भी गहरा नाता रहा है। चीन की बड़ी निर्माण परियोजनाओं का पर्यावरण और स्थानीय समुदायों पर नकारात्मक प्रभाव देखा गया है। उदाहरण के लिए श्रीलंका और पाकिस्तान में चीनी कंपनियों के अधिकारियों की लोकल नागरिकों के साथ कई विवादों की खबर आपने जरूर पढ़ी होगी। BRI को लेकर जो सबसे बड़ी आलोचना की जाती है वो है जोखिमपूर्ण ऋण। आलोचकों ने चीन पर निम्न और मध्यम आय वाली सरकारों पर उनके GDP के मुकाबले उच्च स्तर का ऋण देने का आरोप लगाया है। ऐसा आरोप लगता है कि बेल्ट एंड रोड एक व्यापक ऋण जाल है और जो स्थानीय बुनियादी ढांचे पर नियंत्रण लेने के लिए बनाया गया है। जैसे श्रीलंका अपना ऋण नहीं चुका पाया था, तो श्रीलंका ने 99 साल के लिए हम्बनटोटा बंदरगाह का नियंत्रण चीन को सौंप दिया। ऐसा ही हाल जाम्बिया और पाकिस्तान का हुआ। BRI की आलोचना पर्यावरण के एंगल से भी होती है। BRI के कारण वायुमंडल में कई टन ग्रीन हाउस गैसों को छोड़ा गया। हालांकि चीन ने विदेशों में कोयला बिजली संयंत्रों का निर्माण बंद करने का वादा किया है। कमेंट करके बताइए कि चीन की BRI को आप कैसे देखते हैं। आइए अब जल्दी से देखते हैं आज के रैपिड न्यूज में क्या है खास। आज प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने लद्दाख में 13 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा पहल के लिए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर चरण 2 परियोजना को मंजूरी दी। यह पहल 2030 तक 500 गीगावाट की गैर जीवाश्म ईंधन ऊर्जा क्षमता हासिल करने, सतत विकास को बढ़ावा देने और विशेष रूप से लद्दाख में नौकरियां पैदा करने में मदद करेगी। भारत फ्रांस सैन्य उपसमिति की 21वीं बैठक वायुसेना स्टेशन नई दिल्ली में आयोजित की गई। इंडिया फ्रांस सैन्य उपसमिति एक मंच है जो दोनों देशों के मुख्यालयों और रक्षा कर्मचारियों के बीच रणनीतिक और परिचालन स्तरों पर नियमित बातचीत व रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए स्थापित किया गया है। आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पटना में बिहार का चौथा कृषि रोड मैप लॉन्च किया। इसमें इन्होंने बताया कि कृषि बिहार की संस्कृति और अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है, जो राज्य के लगभग आधे कार्यबल को रोजगार देती है। साथ ही राष्ट्रपति ने इस बात पर भी जोर दिया कि भारत की प्रगति के लिए बिहार को भी स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे क्षेत्रों में समग्र रूप से आगे बढ़ना होगा। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने विपणन सीजन 2024-25 के लिए सभी अनिवार्य रबी फसलों के लिए MSP में वृद्धि को मंजूरी दी है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि MSP में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी मसूर के लिए 425 रुपए प्रति क्विंटल की गई है। हालिया आंकड़ों के अनुसार सितंबर 2023 में ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते के तहत RPF ने 895 बच्चों को बचाया। इसके अतिरिक्त ऑपरेशन जीवन रक्षा के तहत RPF कर्मचारी प्लेटफॉर्म्स और रेलवे ट्रैक पर 265 यात्रियों को बचाने में कामयाब रहे। वहीं ऑपरेशन उपलब्ध के कारण 405 टिकट दलालों को गिरफ्तार किया गया। यहाँ इस खबर को बताने का मकसद ये था कि परीक्षा के दृष्टिकोण से ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते, ऑपरेशन जीवन रक्षा, ऑपरेशन उपलब्ध तीनों ही RPF से संबंधित हैं। आइए जल्दी से देखें आज के बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बन सकते हैं। पहला प्रश्न है, सरोगेसी विनियमन अधिनियम 2021 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इस अधिनियम के तहत इच्छुक महिला 25 से 55 वर्ष की आयु के बीच की विधवा या तलाकशुदा है। केवल भारतीयों को ही सरोगेसी की अनुमति है। भारत में कमर्शियल सरोगेसी यानी व्यावसायिक सरोगेसी पर प्रतिबंध है। ऊपर दिए गए कथनों में कौन सा या से सही नहीं है? केवल 1, केवल 2 और 3, केवल 3 या फिर 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है, नरगिस दत्त अवार्ड किस फिल्म को मिला है? द कश्मीर फाइल्स, पुष्पा, गोदावरी या फिर मिमी? आइए जल्दी से देखें पिछले बुलेटिन में मैंने आपसे क्या प्रश्न पूछे थे और उनके सही जवाब क्या है। पहला प्रश्न था, कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी को निम्नलिखित में से कौन से देश के द्वारा रेटिफाई किया गया है? भारत, चीन, USA या फिर रूस? सही उत्तर है ऑप्शन डी, रूस। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जनमत संग्रह प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है। राकेश शर्मा चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले भारतीय हैं। नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना था। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 नहीं 2। सही उत्तर है ऑप्शन ए। तो आज के इस बुलेटिन में इतना ही रखते हैं। कल रात 9 बजे आपसे फिर से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, ठीक से पढ़ाई कीजिए। अगर आप इस बुलेटिन की PDF हासिल करना चाहते हैं तो अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल है, जहां इसकी PDF रोजाना मिलती है। और आज जो सवाल मैंने पूछे हैं उनके सही जवाब देना मत भूलिएगा। नमस्कार।